मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज के इस अहम प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करते हैं। ज़ाहिर है कि कुछ अहम मौज़ूआत लेकर आपके सामने हैं और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए जो मेहमान हैं, उनमें बड़ा अहम नाम है सीनियर जर्नलिस्ट जनाब आमिर साबरी साहब का। हमारे साथ एक और शख्स जुड़े हुए हैं, जो हैं जनाब शुएब सिद्दीकी साहब, जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुसलसल बात करते रहे हैं। तो आइए बाकायदा तौर पर हम इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जैसा कि हम बता दें आपको इब्तिदा में कि आज का जो मौजू है वो बेरोज़गारी, लोगों के मुतालबात, बढ़ती महंगाई और दीगर ऐसे मसाइल जिनको लेकर आवाम परेशान हैं, या यूँ कहें कि कहीं न कहीं एक मंज़रनामा है जो तशवीशनाक है, अफ़सोसनाक है। हर चंद के बहुत कोशिशें की जा रही हैं इस मंज़रनामे को बदलने की, लेकिन अभी खातिर ख़्वाह कामयाबी नहीं मिली है। अवामी रुझानात की अपनी अहमियत है, जर्नलिस्ट क्या सोचते हैं उसकी अपनी अहमियत है, हमारा दानिश्वर तबका क्या मानता है उसकी अहमियत से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल हम जनाब आमिर साबरी साहब से करना चाहेंगे। आमिर साबरी साहब, आप मुख्तलिफ मौज़ूआत पर डिबेट्स में शरीक होते रहे हैं, बात करते रहे हैं। कोरोना के बाद से लेकर अब तक जो मंजरनामा है वो खुशाइन नज़र नहीं आता। ज़रूर हालात कुछ ना कुछ बेहतर हुए हैं, लोग किसी हद तक मुतमईन भी हुए हैं, लेकिन आप चूँकि बुनियादी सतह पर काम करते रहे हैं, क्या मंजरनामा है बढ़ती महंगाई के ताल्लुक से, बेरोज़गारी के ताल्लुक से, कैसे हालात आप महसूस करते हैं? बहुत शुक्रिया तारिक भाई कि आपने इस डिबेट में एक बहस का मुझे हिस्सा बनाया। देखिए, जो हालात हैं वो वाकई बहुत अच्छे नहीं हैं। बहुत आपने दोनों बातें कही हैं कि कुछ हालात सुधरे भी हैं, लेकिन तारिक भाई इसको सुधारना नहीं कहते हैं। आप देख लीजिए, बेरोजगारी और महंगाई के चलते युवाओं में राहज़नी का, लूट का, ये तमाम वारदातें सिर्फ इसीलिए हो रही हैं। आप देखिए, कहीं बाइक चोरी हो रही है, कहीं चैन स्कैनिंग हो रही है। ये सारे हालात बेरोजगारी और महंगाई के ही तहत सामने आ रहे हैं। जहां तक नौकरियों का मामला है, हमारे सेंट्रल में बनी 9 साल हो गई सरकार को, केंद्रीय सरकार को 9 वर्ष हो गए। 9 वर्षों में आप देखिए नौकरियों कहीं नाम नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बुलंद बांग दावे किए गए थे कि हम 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देंगे। 2 लाख भी प्रतिवर्ष नहीं दी गई, बल्कि लाखों की तादाद में लोगों की नौकरियां खत्म हो गई। LIC बिक गया, बीमा बिक गया, तमाम कंपनियां जो प्राइवेट थी वो भी बिक गई। तो जाहिर सी बात है, नौकरी का तो मतलब छोड़ दिया, ये रोजगार इनको देना चाहिए था, ये रोजगार भी नहीं दे पाए। महंगाई की स्थिति ये है कि 2014 में जब इन्होंने वादे किए थे कि 35 रुपए पेट्रोल बिकेगा, आज पेट्रोल 105 हो चुका है। गैस सिलेंडर 1100 के पार हो गया है। हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं, और इसी महंगाई और बेरोजगारी के तहत लोगों में अपराध का, जराइम का रुझान बढ़ता जा रहा है, युवाओं में विशेष तौर से। हम आमिर साहब, आपकी बात से किसी हद तक इत्तेफाक किया जा सकता है, लेकिन क्या वाकई मंजरनामा बेहतरी के लिए तब्दील हो सकता है? अगर हो सकता है तो वो कौन से असबाब हो सकते हैं, कौन सी बुनियादें हो सकती हैं, कैसे काम किया जाए कि ये मंजरनामा हमें कुछ खुशाइन नज़र आए? और देखिए, सिर्फ हुकूमत की तनकीद करते रहने से, सिर्फ हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी करते रहने से तो बात नहीं बनेगी। आप अपने मशवरे भी दीजिए और ये भी बताइए कि किस अंदाज से इस मंजरनामे को हम बेहतरी के लिए तब्दील कर सकते हैं। ऐसे कौन से इक़दामात हैं जो इख्तियारात किए जाएँ और ऐसे इक़दामात की बुनियाद पर हम ये कह सकें कि वाक़ई अब हमारी जो समाजी हालत है, हमारी इक़्तिसादी हालत है, तालीमी हालत है, वो कुछ बेहतर हो रही है। क्या कुछ कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात कही आपने तारिक भाई। देखिए, बड़ा सवाल ये है कि जब नीयत साफ होती तो सारे काम अच्छे होने लगते हैं। बड़ी बात ये है। दूसरी बात अहम ये बता दें कि जब तक फिरका वारियत का माहौल रहेगा, सांप्रदायिकता का वातावरण रहेगा, तो यह मान के चलिए कि देश की तरक्की मुमकिन नहीं है। इसके लिए रोजगार बढ़े, महंगाई कम हो, इसके लिए हमारी सरकारों को चाहिए कि सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर उठकर, धार्मिक उन्माद से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। तभी देश की तरक्की संभव है, मुमकिन है। अन्यथा तो फिर कोरे मुंगरी लाल के सपनों जैसे ही साबित होगा, जो अब तक होता आ रहा है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ काफी दिनों से कि जो तुष्टिकरण पहले था, तुष्टिकरण का अब सांप्रदायिकरण हो गया है। तो इस सांप्रदायिकरण के तहत तो देश की तरक्की हो जाए, या लोगों को रोजगार मिले, या महंगाई कम हो, तो मुमकिन नहीं है। तारिक भाई, बड़ी स्पष्ट सी बात मैं कह दूं, मैं कोई सरकार पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं आईना जरूर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक ये सांप्रदायिकता हावी रहेगी समाज में, हिंदू मुस्लिम होता रहेगा, तो देश की तरक्की मुमकिन ही नहीं है। ये देश जितना जो अखंडता की आमिर बात साहब, करते हैं, मैं देख एक रहा मिनट हूँ। फिर आपके पास आऊँगा, मैं आपसे बात करूँगा। ज़ाहिर है कुछ अहम सवाल भी आपसे करूँगा मैं। शुएब साहब, आप मतदाता जागरूक संघ से जुड़े रहे हैं, कई और तंजीमों के साथ भी आप जुड़े रहे हैं और आपने ग्राउंड लेवल पर काम भी किया है। क्या एहसास है नौजवानों का, नौजवान तबका क्या चाहता है, आखिर उसको किन चीज़ों की ज़रूरत है? देखिए, हुकूमत ने बिलाशुबा दावे किए हैं कि उसने रोज़गार दिया है, उसने कहा है कि हमने हालात बेहतर करने की कोशिश की है और हम देखते हैं किसी कदर हालात बेहतर हुए भी हैं।
अगर कोरोना से इसका तकाबुल किया जाए। लेकिन फिलवक्त का जो मंजरनामा है, क्या देखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे शुएब सिद्दीकी साहब? देखिए तारिक साहब, ऐसा है, जो आज नौजवानों के हालात हैं वो मंजर आम पे सबको नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी बीमारी जो इस वक्त है वो बेरोज़गारी की है, जो आपको हर तरफ नज़र आएगी। और गवर्नमेंट ने, जाहिर सी बात है, कोरोना में इस मुल्क के प्रधानमंत्री ने और स्टेट की हुकूमत ने बहुत बड़े बड़े काम किए। ठीक है, कोरोना में हर मुल्क ने अपने हिसाब से करे जिनको जितना कर सकते थे, लेकिन इस मुल्क ने जो काम किया उसके बाद जो बेरोज़गारी बढ़ी है, जो दावे किए गए थे कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 3 करोड़ नौकरी दूंगा, कहीं ज़मीन पे काम नहीं दिख रहा है। और जहाँ तक आप देखिए बेरोज़गारी के अलावा, आप देखिए अस्पतालों वगैरह में आप जाएँ, बड़े बुरे हाल हैं। यहाँ पे तारिक साहब, मैं एक बहुत पॉइंट वाली बात ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि जो ज़मीन की बात होती है मंजरेआम पे नहीं आ पाती है। आप देखिए अस्पतालों वगैरह में डॉक्टर वगैरह एक एलपी पर्चा होता है जो गरीबों के लिए होता है, और वो अपने अहबाबों को कर देते हैं, गवर्नमेंट से पैसा लेके दवाएं पहुंचा देते हैं, आम आदमी का नहीं होता है। जिस तरह के मंत्री हमारे हैं, जैसे ब्रजेश पाठक साहब हैं, जो बहुत दौड़ भाग कर रहे हैं, जाहिर सी बात हर जगह वो दिख रहे हैं जाते हुए, और अच्छी बात है, उनको रहना चाहिए। लेकिन मेरी उनसे गुजारिश है आपके चैनल के द्वारा कि वो किसी भी महकमे का दौरा करें, बगैर बताए दौरा करें, तो समझ में आ जाएगा ज़मीन पे काम क्या हो रहा है। डॉक्टर आप देखिए सरकारी फीसें ले रहे हैं, प्राइवेट देख रहे हैं, स्कूलों की फीस बढ़ी हुई है। अगर गवर्नमेंट को कुछ करना है तो अहम काम ये कर दें कि कम से कम मेडिकल टोटल फ्री कर दें और पढ़ाई फ्री कर दें। बेरोजगारी का मंदिर चल रहा है, इस पे कोई गवर्नमेंट कहती है, चाहे सेंट्रल चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, तो सरासर गलत है। साहब, और आप देखिए अभी साबरी साहब ने जी, एक मिनट शुएब साहब, साबरी साहब, जाहिर है कि देखिए मंजरनामा बहुत हद तक तब्दील होने के इम्कानात हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए एक तो हुकूमत होती है और एक होता है हिज़्ब इख्तिलाफ। ठीक है, तो हिज़्ब इख्तिलाफ की जो स्ट्रेटजी है, जो हिकमत अमली है, जाहिर है अपोजिशन बड़ा नुमाया किरदार अदा कर सकता है। हम ये कह मान सकते हैं आपकी बात कि हुकूमत को जितने काम करने चाहिए थे शायद आपके मुताबिक उतने काम नहीं हुए हैं, हर सन के हुकूमत दावे कर रही है। ताहम इसमें जो हिज़्ब इख्तिलाफ के इक़दामात थे उनसे किस हद तक आप मुतमईन हैं? एक अगर अच्छा पोजीशन होता है तो वो हुकूमत पर दबाव बनाता है, हुकूमत को मजबूर करता है कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, इसको सही करिए, ये काम नहीं हुआ है इसको मुकम्मल कीजिए, ये काम अधूरा था इसको पूरा कीजिए, आपने ये वादा किया था अपने मंशूर में उसको पूरा कीजिए। देखिए हिज़्ब इख्तिलाफ का बड़ा अहम रोल होता है। तो अभी तक का जो रोल हिज़्ब इख्तिलाफ का है, बिलखुसूस समाजवादी पार्टी की बात करें हम, बिलखुसूस उनके सरबराह अखिलेश यादव की बात करें, उनसे जुड़े दूसरे लीडरों की बात करें, तो क्या कुछ मंजरनामा आप देखते हैं एज ए सीनियर जर्नलिस्ट? साबरी साहब। अरे भाई, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए बड़ी स्पष्ट सी बात है कि आपने बड़ी एक अहम बात कह दी बीच में कि समाजवादी पार्टी वाकई मुख्य विपक्ष है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन विपक्ष में बसपा भी है, कांग्रेस भी है, तमाम सेकुलर पार्टियां जिसको कहा जाता है। लेकिन आप ये बताइए 6 साल के अंदर इस हिज़्ब इख्तिलाफ विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने क्या किया? आप, मुझे तो ये लगता है कि ये इतना डरे हुए हैं, इतना खौफजदा है सरकार से कि इनकी हिम्मत नहीं है कि सड़क पर निकल के आए। आप देखिए विधानसभा में तो जो कुछ अभी सदन चल रहा था, जो कुछ हुआ आपने भी देखा है, समाज ने देखा है, लेकिन सड़क पर इनकी हिम्मत नहीं है। इनके ही फादर, पूर्व प्रमुख सुप्रीमो समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह, जरा भी कुछ होता था तो सड़कों पर आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करके सरकार की चूल्हे हिला देते थे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव में इतनी हैसियत है या इतनी क्षमता है, बल्कि सच तो ये कि उनको नेतृत्व करने के काबिल ही नहीं है अखिलेश यादव। उनके अंदर कोई क्षमता ऐसी नहीं थी कि वो नेतृत्व करें, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन। तो तारिक भाई, बहुत बड़ी बात हो गई। आप देखिए 6 साल के अंदर कोई आंदोलन, कोई धरना, कोई प्रदर्शन बड़ा नहीं हुआ, जबकि इनके बड़े नेता आजम खान के ऊपर तमाम तमाम मतलब झूठे मुकदमे कायम हुए, उसके बावजूद भी इनकी हिम्मत नहीं हुई, इनकी हैसियत नहीं हुई सड़क पर आने की। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार में और गले तक इन्वॉल्व है, मुलव्विस हैं, इसलिए ये डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा खौफजदा है। लेकिन साबरी साहब, नहीं नहीं, आप आपकी बात से इत्तेफाक अगर हम कर भी लें, लेकिन तो सिर्फ ये जो इल्जाम है ये सिर्फ अखिलेश के सर तो नहीं मढ़ा जा सकता है। अब जाहिर है कि इसी स्टेट में जाहिर है कि मायावती भी है, इसी स्टेट में प्रियंका ने बड़ी भागदौड़ की है, राहुल हैं। तो देखिए ये है कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो सब पर आयद होती है कि एक बिल्कुल सही बात है। देखिए तारिक भाई, बहुजन समाज पार्टी के तो एजेंडे में है ही नहीं आंदोलन, धरना, प्रदर्शन। ये तो आप भी जानते हैं, जिस दिन बहुजन समाज पार्टी का वजूद हुआ है, काशीराम जी तो करते थे, लेकिन जब से मायावती का नेतृत्व हुआ है तो धरना, प्रदर्शन, आंदोलन उनके एजेंडे में नहीं है। और उनको साफ गोई कह भी देती है कि मेरे जो लोग हैं वो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, हम नहीं चाहते कि उन पर मुकदमे कायम हुए, वो जेल जाए, उनके सर फटे, वो डॉक्टरों के जाए।
बात किसी हद तक उनकी ठीक भी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस का जहां तक मसला है, तो कांग्रेस अपने हिसाब से जितनी कांग्रेस है उत्तर प्रदेश में उतने धरने आंदोलन प्रदर्शन कर रही है, लेकिन मुख्य विपक्ष समाजवादी पार्टी है तारिक भाई। ये कहाँ है, ये क्यों डरे हुए हैं, ये क्यों खौफजदा है? क्या ये भ्रष्टाचार में गले तक मुलविस है, इन्वॉल्व है? क्यों नहीं कर रहे हैं आखिर, क्यों सड़कों पर नहीं आ रहे हैं? आप देखिए सबसे ज्यादा एक कास्ट का वोट लेते हैं, मैं कहने में मुझे कोई शक नहीं है, मुसलमानों का सबसे ज्यादा वोट लेते हैं। मुसलमानों पे 6 साल में कितने अत्याचार भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं किए गए, लेकिन कहाँ थे अखिलेश जी? आप बताइए, एक यादव इनकी जातिवाद बिरादरी का मरा था तो उन्होंने विधानसभा घेर ली थी लॉकडाउन में, और तमाम कांड हुए मुसलमानों के साथ, एनआरसी सीए को लेकर के तमाम फर्जी मुकदमे लगाए गए, सब कुछ हुआ, खुद इनके बड़े नेता पे मुकदमे हैं, लेकिन एक भी धरना नहीं, एक भी शुएब साहब, आंदोलन नहीं, आप एक शुएब भी साहब प्रदर्शन देखिए, नहीं। आमिर साहब तो जाहिर है कि अपनी इस गुफ्तगू के लिए यूं कहिए बहुत मशहूर हैं या बहुत बदनाम हैं, ये इसी अंदाज से गुफ्तगू करते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो एक बात इन्होंने की एहतिजाज की, कुव्वत एहतिजाज हम देखते हैं कि वाकई सियासी जमातों में अब नहीं है। जिस अंदाज के धरने पहले होते थे, मुजाहिरे पहले होते थे, सड़कों पर उतर के लोग बाकायदा आंदोलन करते थे, तहरीकें चलाते थे, मुहिमें चलती थी, वो देखते हैं न वो सियासी जमातों में है और न वो अवामी सतह पर हैं। वो जो हमारी तंजीमें थी, चाहे वो छोटी सियासी जमातें रही हों या सोशल तंजीमें रही हों, बहुत सी आवाज़ें उठाने वाली संस्थाएं रही हों, उसमें भी अब वो एहतिजाज की लय नहीं है। आप शुएब क्या मानते हैं कि ये जो एहतिजाज की लय थी ये क्यों कम हो गई है, मध्यम पड़ गई है, लोग खौफजदा हैं, या वाकई कहीं कोई ऐसा दूसरा मसला है जिसकी बुनियाद पर लोगों ने अब एहतिजाज करना छोड़ दिया है, या एहतिजाज ना के बराबर होता है? क्या कहना चाहेंगे शुएब सिद्दीकी, आप बहुत जिम्मेदार वकील भी हैं। जी देखिए, ऐसा है तारिक साहब, असल में ये हकीकत है कि वो दौर अब एहतिजाज का लोगों के दिल में नहीं रहा। अब लोग हुकूमत से डरने लगे हैं। जिस हिसाब से हुकूमत से लोग डर रहे हैं कि हमारे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और जाहिर सी बात है यूपी में समाजवादी पार्टी एक मेन विपक्ष के तौर पे पार्टी है, लेकिन अखिलेश यादव ने वाकई कभी कुछ नहीं किया और ना ही मंजर आम पे आए। कभी यादव भर्ती होता है तो फ़ौरन चले आते हैं। आजम खान का अंजाम रहा वो आपके सामने मौजूद है। मायावती की जहाँ तक बात है तो ऐसा नहीं, उन्होंने एहतियात की बात में रैलियाँ उन्होंने बहुत बड़ी की, और उनको हमेशा माना गया है कि कभी उन्होंने मुसलमानों के फेवर में आके या किसी कास्ट के मंतले पे आके कोई बात नहीं करी। और कभी जब वो इक़्तिदार में रहीं, हुकूमत में रहीं, तो उससे उन्होंने दलितों को ही सहारा दिया। मेरी एक कौम से गुजारिश है कि आप अपने से लेबल जो आपके ऊपर लगा है समाजवादी का, वो आप हटा दें, क्योंकि आप उसको करते हैं जब तारिक साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ पर यह है कि जब इलेक्शन होता है तो एक समुदाय अखिलेश यादव के लिए जान दे देता है और दूसरा समुदाय चुपचाप बैठा रहता है कि अगर अखिलेश यादव इक़्तिदार में आ जाए तो मलाई हम खाएंगे। तो हमें खुद मुत्तहिद होना पड़ेगा। ये लोग जो दूसरी पार्टियों का नाम लेकर डराते हैं हमें और खुद उस पर राज करते हैं, तो इसको काटना पड़ेगा और इससे दूर रहना कैसे पड़ेगा। होंगे आप कि शुएब साहब? मुत्तहिद देखिए, अब मसला ये है, आपके चार, सुनिए एक मिनट की बात, कि आपके चार जी लीडर होते हैं वो हम आवाज नहीं हो पाते हैं, आपके चार उलमाए किराम होते हैं वो हम आवाज नहीं हो सकते हैं, हम ख्याल नहीं हो जी सकते हैं। आपने अपनी मसाजिद को मुख्तलिफ मसालिक में बांट रखा है, मुख्तलिफ नजरियात में बांट रखता है, फिर आप कहते हैं कि आपके ऊपर जुल्म हो रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो ये मसला है, ये पहले जो दाखिली इंतशार है ये खत्म करना पड़ेगा। साबरी साहब मैं आपके पास आता ये हूँ, जी और जी शुएब जी साहब जी को भी बाद में जहमत तारिक दूंगा साहब, मैं, शुएब साहब जी को भी जी जहमत दूंगा मैं, लेकिन साबरी साहब मैं जी आपसे जानना चाहता हूँ कि अरे देखिए मुकम्मल कर लूँ हुकूमत, तारिक साहब ये बात। ये फरमाइए फरमाइए तारिक साहब, फरमाइए। जी जी। एक शेर किसी का है कि हम नहीं है मुत्तहद और हुक्मरान भी है खिलाफ, वरना कुछ भी दम ना था लश्कर बातिल के पास। हमारे वहाँ जब इलेक्शन आता है तो मुझे कोई गुरेज नहीं कहने को होगा। जो हमारे रहनुमा हैं जिनको जिम्मेदारी उठानी चाहिए, वो तलवे चाटते हैं गवर्नमेंट के कि वो इक़्तिदार में आ जाए तो मेरे काम हो जाएं। आम समुदाय हुकूमत हो या ना हो उसी तरह परेशान रहता है। लेकिन तो आप भी तो हमारे जो शुएब साहब, जिम्मेदार, आप भी तो फिर उन्हीं के साथ खड़े होकर तस्वीरें अरे मैं खिंचवाने में रहता फख्र हूं, महसूस मैं ये करते थोड़ा कह हैं। रहा हूं। अरे भाई हाथ की उंगली है, आप भी कहने तो का दम भी तो रखना चाहिए। अरे तारिक साहब, कहने का दम भी तो रखना चाहिए। उनके खिलाफ आदमी कभी अपने आवाजें मफाद के एहतजाज लिए, बुलंद भी करी है शुएब भाई, कभी अरे उनके मैं खिलाफ करता भी हूं जितना आवाजें कर, अरे एहतजाज तारिक बुलंद करी साहब है, मेरी बात तो सिर्फ सुन फोटो लें। खिंचवा के इतनी सोशल मीडिया में सच्चाई डालते कहने रहेंगे के तो कैसे? इतना इतना कहने का शुएब सिद्दीकी में दम भी है। आदमी कहता नहीं है, चलिए, लेकिन हकीकत है कि जब तक खुदा लोग करे कि मुत्तहिद नहीं आपकी होंगे, ये हिम्मत देखिए, बाकी रहे, आपका ये हौसला नहीं बाकी रहे रहेगी आमिर हमेशा, साहब। क्योंकि मैं हाँ, डरता सिर्फ खुदा से आमिर हूँ। साहब आपसे डरता पूछना मैं सिर्फ चाहता हूँ खुदा कि से देखिए हूँ। आपने बड़ी साफ गुफ्तगू की, जाहिर है कि आपकी बात में सदाकत जी, भी हो सकती है, आपसे इत्तेफाक भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे मैं किसी जानना से ये कहीं चाहता लालच हूँ, नहीं है। एक मिनट शुएब साहब, जी एक मिनट, आमिर साहब जानना ये चाहता हूँ कि देखिए सिर्फ इल्जाम तराशियां करते रहने से कुछ नहीं होगा। अब आपके पास एज ए सीनियर जर्नलिस्ट मैं आपसे आमिर साहब ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे ये हालात कुछ बेहतर हो? आप तनकीद छोड़ दीजिए,
आप बात करते हैं, जाहिर है आपकी तमाम बातें सही होने के बावजूद भी ऐसे कौन से मंसूबे आपके पास हो सकते हैं, अक़लियत के पास हो सकते हैं, बेरोजगारों के पास हो सकते हैं, जिनसे ये हालात कुछ बेहतर हों और हम देखें कि सिर्फ सब लोग मिलकर फिर एक तरक्की की राह पर गामजन हो रहे हैं, चल रहे हैं। क्या कुछ फरमाना चाहेंगे? आपके पास कोई स्ट्रेटजी है, कोई हिकमत अमली है, कोई मंसूबा है आमिर साहब? देखिए तारिक साहब, पहले तो मैं शुएब साहब की एक बात का जवाब दे दूं। उन्होंने एक बात कही, देखिए मायावती के ऊपर एक इन्होंने कहा कि सिर्फ दलितों के लिए करती है, ऐसा नहीं है। मायावती ने सबके लिए किया है, चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो, ब्राह्मण हो। और रहा सवाल इस बात का कि मायावती की सरकार में अगर सबसे ज्यादा मलाई खाई तो ब्राह्मणों ने खाई। ऐसा नहीं मायावती ने किसी पे एक तरफा चाबुक चलाया हो, एक तरफा किसी को कुछ दिया हो। एकमात्र मायावती की 30 साल के अंदर नसीमुद्दीन खाएंगे तो थोड़ा माना जाएगा। सुन लीजिए, साबरी साहब, बात सुन अरे लीजिए, बात हरम, सुन अरे लीजिए, सुन बात लीजिए, सुन लीजिए, आप बोलिए बात नहीं, सुन फिर लीजिए। फिर आप बोलने नहीं देंगे, फिर हम आपको भी। आप सुनिए पूरी बात। नहीं 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 हम नहीं, मायावती के प्रवक्ता नहीं है, हम मायावती के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन एक जो सच बेशक। बात थी मैंने बता दी कि मायावती के पीरियड में सबने जो जिसको मिला जहां उसने लिया, जिसमें विशेष तौर से ब्राह्मणों का योगदान था। मायावती ने खाली दलितों के लिए किया है, ये कहना मुनासिब नहीं है मेरी नजर में। एक बात। दूसरी बात, जहां तक आपने कही कैसे हालात दुरुस्त होंगे, देखिए अभी तक जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, मुसलमानों को भाजपा का खौफ दिखा दिखाकर वोट देती रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी एक तरफा हिंदुत्व की बात करके प्रचंड बहुमत में आई। लेकिन मैं जानता हूं कि चलिए आ गई प्रचंड बहुमत में, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस पर लगाम लगा देना चाहिए। हिंदू मुस्लिम मुनाफरत को खत्म करके एक जैसे हिंदुस्तान सबका है अगर लेके चले, तो मुसलमानों को भी मुझे लगता नहीं है कोई बहुत देरी लगेगी भारतीय जनता पार्टी में जाने की। और चले जाएं, इनको सिर्फ मुनाफरत खत्म करके और एक देश के लिए, अखंड भारत के लिए अगर ये काम करें तो मैं समझता हूं बहुत मुनासिब होगा। इससे देश तरक्की भी करेगा। और जब तक ये सांप्रदायिकता की राजनीति, फिरकावारियत की सियासत हमारे मुल्क में हावी रहेगी और होती रहेगी, तो आप मान के चलिए तारिक भाई, ये देश कभी तरक्की कर ही नहीं सकता है। आप एक समुदाय को टारगेट करके, एक समुदाय को चिड़चिड़ा करके एक समुदाय को गुमराह करेंगे तो कभी देश तरक्की नहीं कर पाएगा। तारिक भाई, बहुत स्पष्ट और बहुत साफ लफ्जों में मैं ये बात कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। शुएब साहब, देखिए बहुत अहम बात की है साबरी साहब ने, और इस वक्त बड़े सूझबूझ के साथ ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि अगर ये तमाम जो नेगेटिविटी है ख़त्म हो जाए, अगर वाकई ये तासुब ख़त्म हो जाए, नफ़रतें ख़त्म हो जाएं, तो कहीं ना कहीं एक गुंजाइश अक़लियतों में भी बन सकती है। बिलखुसूस हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अक़लियत में ये बन सकती है कि हम क्यों किसी पार्टी के साथ बाकायदा जुड़े रहें, क्यों लगे रहें, जब हमारा वहाँ से कोई मसला हल नहीं होता है, जब हमारे मसाइल को सरफ नज़र कर दिया जाता है, हमारी तालीम की बात नहीं की जाती है, हमारी इक़्तिसादियात की बात नहीं की जाती है, हमें समाजी सुरक्षा नहीं दी जाती है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जो कि हल होने चाहिए थे, बहुत से ऐसे मसाइल हैं हल होने चाहिए थे जो नहीं हो रहे हैं। उसके बावजूद भी आप किसी एक पार्टी से जुड़े रहते हैं और धोखा खाते रहते हैं। तो देखिए अब जो ये मतमय नज़र है, ये जो एक स्ट्रेटजी है, ये जो एक हिकमत अमली, इसको तब्दील कहीं ना कहीं होना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे तमाम, चाहे वो सियासी रहनुमा हो, हमारे मजहबी रहनुमा हो, हमारे दानिश्वर हों, तालीम से जुड़े हुए लोग हों, तो आप शुएब साहब वकील हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? जो आपका एडवोकेट सेल है उसकी क्या हिकमत अमली हो सकती है? और जैसा कि हम देख रहे हैं कि अदालतों से भी लोग कहीं ना कहीं मायूस होते जा रहे हैं, तो कौन सा निज़ाम ऐसा हो सकता है जो ये आइन और दस्तूर के लिए लोगों का यकीन बहाल भी रहे, मुस्तहकम भी हो, इंसाफ के लिए लोग आगे आए, इंसाफ का मुतालबा करें और उनको इंसाफ भी मिले? आप जिम्मेदार वकील है, क्या कुछ फरमाना चाहते हैं शुएब साहब? देखिए सर, ऐसा है कि जो अभी आपने बात कही कि अदालतों से भी लोग मायूस हो रहे हैं, और चूंकि मैं एडवोकेट हूं तो वकील से मायूस नहीं हो रहे हैं। आप देखिए जितने भी राहत मिल जाती है लोगों को, और अदालत से जज देता है, तो ये, और आज अगर मुत्तहिद आप देखें तो अधिवक्ता बहुत मुत्तहिद है, जिससे हुकूमतें हिल जाती हैं जब अधिवक्ता एक होता है। अब यहाँ पर हमको मुत्तहिद होने की बात यह है कि ये हकीकत है। साबिर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, पहले मैं उनकी तारीफ कर दूं फिर उनकी तनकीद करूंगा, कि जैसे उन्होंने कहा मुत्तहिद होना, तो जाहिर जो हमारे जो रहबर हैं, सियासी हो चाहे दुनियावी हो चाहे कोई हो, पहले उनको एक होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे वहाँ खुद रहबर के अपने अपने इख्तलाफात हैं। वो कहते हैं मैं उनके आने जाऊँगा, कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा, और आवाम पिसती है। और अभी साबरी साहब ने एक बात कही मायावती जी की, मैं उनका आदर करता हूँ, मैं किसी की, मेरा कोई मुखालिफ ही नहीं है, लेकिन सवाल ये नहीं है बात आपने अभी कहा कि उन्होंने सबके लिए किया, तो मुस्लिम समुदाय में नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के लिए बहुत किया, जो आज वो पैदल है कांग्रेस में। आज किसी, देखिए किसी तुम्हें कोई जानकारी नहीं है, फिर जानकारी तुम्हें नहीं है शुएब साहब, कोई जानकारी जितना था मैंने बता दिया।
जितनी नहीं, मलाई नहीं, खाई सुनिए। उन्होंने, मैंने बता दिया। सुन लीजिए, ये सुनिए, मौजूद अलग सुनिए। चला जाएगा। जानकारी नहीं बहरहाल है शोएब साहब बहरहाल आपको। लेकिन लेकिन हम सुनिए, मायावती सुनो, अरे मैं हम बहस नहीं कर बसपा रहा हूँ, प्रवक्ता मैं नहीं डिबेट थे, नहीं कर रहा हूँ। अरे लेकिन साबरी साहब आप बड़े भाई हैं, डिबेट मैं और क्या बहस नहीं कर कर रहे रहा हो हूँ। आप? डिबेटिंग कर रहे अरे हो सुन लिए, आप, आप भाई सुनिए डिबेटिंग सुनिए कर सुनिए रहे हो। सुनिए, साबरी साहब मैंने उस एक बात मिनट। पे कहा शुएब नसीमुद्दीन साहब शुएब जितना एक मिनट। माल काट रहे शुएब हैं कोई साहब नहीं एक काट रहा मिनट, है। एक मिनट रुकिए। शुएब साहब एक मिनट रुकिए। देखिए, ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लोगों की बेरोजगारी, लोगों के मसाइल, उनकी परेशान जी हाल जिंदगी, जी और उसको कैसे बेहतर जी, बनाएं। किसी शख्सियत को टारगेट देखिए, करना जो है वो मुनासिब नहीं है। नहीं नहीं दूसरी मैं नहीं बात यह कर है रहा कि हूँ, मैं देखिए, नहीं कर नहीं रहा हूँ, सुनिए, नहीं नहीं। सुनिए, दूसरी बात यह है कि हम बात कर रहे हैं हिजब इख्तिलाफ के इक़दामात की। तो उसमें चाहे सबसे बड़ी हमारी जमात समाजवादी पार्टी हो हिजब इख्तिलाफ के तौर पर, मायावती की बीएसपी हो या कांग्रेस हो, आप हो, और दूसरी छोटी छोटी जमात हो, देखिए कहीं ना कहीं हम ये महसूस करते हैं कि जब तक हिजब इख्तिलाफ मुत्तहिद नहीं हो, कहीं ना कहीं हम ये महसूस करते हैं जब तक हमारे सियासी रहनुमा बिलखुसूस अक़लियत के लोग मुत्तहिद ना हो, जब तक हमारा मजहबी ग्रुप मुत्तहिद ना हो, तब तक मंजरनामा बेहतरी के लिए तब्दील होना आसान नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो देखिए, हर सतह पर जी जी कोशिश करनी होगी, हर सतह पर आपको बाकायदा तौर पर आगे आके पेशरफ्त करनी होगी, सब लोगों को अपने अपने तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देने होंगे, तब ये बेहतरी के लिए हालात बदल सकते हैं। साबरी साहब, आखिर में मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आज आपने की कि ये जो हालात हैं, और ख़ास तौर से जो किरदार है उलमाए किराम का, जिनके पीछे बड़ी अक़लियत एक सफ़र करती है, अब किस अंदाज से इसको बेहतर बना सकते हैं, क्या देख रहे हैं? हुकूमत के इक़दामात अपनी जगह हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ खामोश है, उसकी खामोशी मसलहत पसंदी अपनी जगह है, आपकी अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस सतह पर काम करने की ज़रूरत है? एक शेर है तारिक भाई, गैर मुमकिन है जो हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बड़ी सोच के बस उलझाई सोच है। के से तो बात सच्ची है कि ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन ये वैसा ही है कि जैसे एक तराजू के पल्ले में मेंढक तौलना। कुल मिलाकर के हमारे उलमा एक हो जाएं, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये मेरी जिंदगी में हो सकते हैं। अगर बाद में मेरे मरने को हो जाए तो अलग बात है, और मुझे नहीं लगता कि ये क़यामत तक एक होंगे। देखिए, ये अगर ये मसलक अपनी जगह रख के सियासी तौर पर अगर एक हो जाएं, तो यकीन जानिए तारिक भाई, बहुत बड़ा मसले को हल किया जा सकता है। लेकिन जब चुनाव आता है तो आप देख लीजिए कि हर सियासी पार्टी, चाहे वो कोई हो, अगर आरएसएस भी पार्टी बनकर के चुनाव लड़े, तो यकीन जान लीजिए आरएसएस की भी गाड़ी में अगली सीट पर एक दाढ़ी वाला आपको जरूर नजर आ जाएगा। आज चुनाव हो जाए तो आज हर जगह अगली सीट पे दाढ़ी वाला नजर आ जाएगा, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो हद यह है कि अगर आप पीछे डिग्गी में भी ढूंढेगा तो कोई दाढ़ी वाला नहीं मिलेगा। ये स्थिति हमारी कौम की हो चुकी है, और ये बहुत ही दयनीय स्थिति है तारिक भाई, और ये सुधर जाए। हम तो कहते हैं खुदा करे सुधर जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं दुआ कर रहा हूँ, परवरदिगार मेरी दुआ कबूल कर ले कि ये सारे मौलवी भले ही मसलकी तौर पर तो एक हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन सियासी तौर पर तो एक हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ गुत्थी सुलझ सकती है। शुएब साहब, बहुत अहम बात कही साबरी साहब ने। अब देखिए, बात हम कर रहे थे बेरोजगारी की और महंगाई की। जाहिर है महंगाई बहुत है, बेरोजगारी भी बड़ी हुई है, लेकिन अब ये बताइए आपके कौन सी ऐसी तहरीकात हैं जो समाजी तौर पर आपकी जानिब से चलाई जा रही हैं, या ऐसे कौन से इक़दामात हैं जिसको लेकर आप बहुत संजीदा हैं? जाहिर है आप वकील हैं, तो अदालतों में आप इंसाफ के जाहिर है कि राहें हमवार करते हैं, आप गरीबों को इंसाफ दिलाने की कोशिशें भी करते हैं, लेकिन ये बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी मुसलसल एक बदहाली की जद में है एक बड़ा तबका, और ख़ास तौर से वो अक़लियत जो मतलब जिसके पास ना पैसा है, ना तालीम है, ना दूसरे वसाइल हैं, तो उनके लिए क्या महसूस करते हैं आप, किन लोगों को आगे आके काम करना होगा? देखिए इसमें सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। अब मुत्तहिद होने के बाद जो हमारे वहाँ जो रहबर हैं बड़े, चाहे दुनियावी हों चाहे सियासी हों, उनको आके पहले मुत्तहिद होना पड़ेगा। और महंगाई देखिए, जहाँ तक बात है तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, इसको हमारे आप कहने से इस गरीबी पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी महकमा हो। जब आप मुत्तहिद होंगे, गवर्नमेंट से बात करेंगे कि इस पॉलिसी को इस तरह कर दें, इस पॉलिसी को इस तरह कर दें, अगर गवर्नमेंट आपकी बात मानती है तो ही हो पाएगा, वरना ये नामुमकिन सी बात है। कि तारिक भाई बिल्कुल सीधी सी बात है, इस पर कितनी डिबेट कर ली जाए, चाहे इस पर रियासती हुकूमत हो चाहे मरकजी हुकूमत हो, जब उनका प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई पॉलिसी लाएंगे इस बिहाफ पे गरीबों के लिए किया जाए। आप बताइए, अस्पतालों में दवाएं तक नहीं मिल रही हैं, और जो फ्री दवाएं आती हैं उनको डॉक्टर लेके चला जा रहा है, तो कैसे हो पाएगा? बेरोजगारी देखिए परचम पे है बिल्कुल। आदमी अब एक वक्त का खाना भी सोच के खाना पड़ रहा है, बच्चे की फीस जमा नहीं कर पा रहा है। आप रोडें देखिए खुद ही पड़ी हैं, बन नहीं पा रही हैं, तो हालत तो देखिए बिल्कुल जर्जर है, उसमें कहने की बात नहीं है। लेकिन मेरी एक गुजारिश है सबसे खास करके कि आप किसी एक पार्टी या किसी के एक बहकावे में किसी पार्टी के खिलाफ कोई बात ना करें, आप अपना दुश्मन ना बनाएं। आप अपने, अल्लाह ने अक्ल दी है, भगवान ने अक्ल दी है, उससे काम लें, किसी के कहने मत आएं।
आप किसी की मुखालफत करते हैं तो वो मुत्तहिद हो रहा है, आप बिखरे जा रहे हैं, आप बिखरे जा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है प्रधानमंत्री जी से भी है और हमारे मुख्यमंत्री से भी गुजारिश है कि आप बेरोजगारी पे ध्यान दें, क्योंकि नौजवान लड़का बहुत बेरोजगार घूम रहा है और गलत गलत हरकतों में जा रहा है, चूंकि ख्वाहिशातें बढ़ रही हैं तो गलत हरकतों में जा रहा है। तो मेरी गुजारिश है इस मुल्क में जो बेरोजगारी पैमाना है सबसे पहले उसको ले लें, और जो यहाँ पर एक माहौल चल रहा है हिंदू मुस्लिम वाला वो बिल्कुल ना करें। तारिक भाई साबरी साहब मुकम्मल कर रहा हूँ ठीक है बात आपकी कि बात, नहीं ठीक है। तारिक भाई एक बात कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही हैं कि इंसान दिखाई दे। मैं चाहता हूँ ये ऐसा मुल्क बने और गंगा जमनी की मिसाल जो है बने और इस पे बेरोजगारी पे फौरन अंकुश लगाया जाए। जी साबरी साहब इसी सवाल के साथ कि- इस गुफ्तगू के इख्तिताम तक पहुंचाएंगे। बस आपसे आखिरी सवाल, एज ए दानिश्वर, एज ए सीनियर जर्नलिस्ट, एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से आप बहुत संजीदा मुतालबा हुकूमत से क्या करना चाहेंगे, और हुकूमत से मुतालबा करने के बाद आवाम से क्या मुतालबा करना चाहेंगे जिससे ये मंजरनामा फिर एक खूबसूरत हिंदुस्तान की खूबसूरत तस्वीर पेश कर सके, अक़लियत की खूबसूरत तस्वीर पेश कर सके, पसमानदा लोगों को इंसाफ मिल सके, बेरोज़गारों को रोज़गार मिल सके, और तमाम लोग एक गुलदस्ते की तरह, फूलों की तरह एक दूसरे में समा जाएं और एक खूबसूरत हिंदुस्तान की हम तस्वीर देख सकें। क्या कोई ये आखिर के 2 सवाल हैं आपसे, इसी पर आपकी गुफ्तगू का इख्तिताम करेंगे साहब से। देखिए तारिक भाई, बहुत अच्छी बात की। मैं एक शे के दुआ करता हूँ कि एक शजर प्यार मोहब्बत का लगा दे या रब, उसमें 2 फूल अकीदत के खिला दे या रब, एक हिंदू के लिए दूसरा मुस्लिम के लिए, दामन हिंद में गुलदस्ते सजा दे या रब। सच बात ये मैं आमीन। सरकार से कहना चाहूँगा कि ये हिंदू मुस्लिम की मुनाफरत खत्म करके एक राय हो करके, एक तरफा हो करके, एक आंख से सबको देखें। जैसे एक हुकूमत की जा सकती है वैसे करें। और आवाम से भी मेरा ये मानना है कि जो, और सरकार से एक बात और कह दें कि जो अराजक तत्व हैं, चाहे वो हिंदुओं में हो चाहे मुस्लिम में हो, उन पर ईमानदारी से साफ नीयत से कार्रवाई करें तो मैं समझता हूँ बेहतर है। ये छोड़ दें कि एक समाज को चलाने के लिए दूसरे समाज को गुमराह करने की सरकार को नीयत बदलना चाहिए। और इसके बाद अवाम में भी मैं ये कहूँगा कि जो मुनाफरत सड़कों पर ना करके, आप किसी को वोट देते हैं ना देते हैं कोई बात नहीं है, कम से कम इतना तो ख्याल रखें कि किसी को सड़क पर के आगे गाली ना दें। मुसलमानों की एक बड़ी बड़ी मतलब वो ये है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के वोट नहीं देता है, लेकिन गाली सड़क पर देता है। मैं शुरू से कहता रहा हूं कि ये मुसलमानों को बंद करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, मैं ये नहीं कहना चाह के, ये कह करके मैं आपको गुनाह में नहीं शामिल करना चाहता ताकि आम मुसलमान मुझे गाली बकना शुरू कर दे। लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं कि मुसलमान कतई वोट ना दे, लेकिन सड़क पे आगे गाली ना दे। और बेहतर तो यह है कि सेकुलर पार्टियों ने हमें क्या दिया है, इस पर एक बार हमें अहाता करना नहीं चाहिए, देखिए, इस पर चलिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया संजीदगी से आपका। गौर करना चाहिए। और आमिर साबरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और शुएब सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने बहुत कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए निकाला, इस मुबाहिसे के लिए निकाला। हम तो यही कहेंगे कि देखिए, अगर हुकूमत की जानिब से कोई काम अच्छा किया जा रहा है तो उसकी सताइश होनी चाहिए, उसकी तारीफ़ होनी चाहिए, और अगर कहीं कोई लग़ज़िश हो रही है तो उसकी तनक़ीद भी आप लोगों की जानिब से की जानी चाहिए, ताकि हालात मुस्तक़बिल में मज़ीद बेहतर हो सकें, हमारा उत्तर प्रदेश तरक्की कर सके और इसका मंज़रनामा, खूबसूरत मंज़रनामा हमारे सामने आ सके, हिंदुस्तान का खूबसूरत मंज़रनामा हम पूरी दुनिया के सामने पेश कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।